तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग ने जो है वो कुछ फंडामेंटल्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े, जिसमें कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर्स का क्या मतलब होता है। इसके अलावा उसमें उसकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो टर्मिनोलॉजी कई बार क्वेश्चंस में यूज़ की आती है, वो सब देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे। हमें मालूम है वेक्टर में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन डिवीजन नहीं होता है। तो ये एडिशन भी हमारे जो है वो दो मेथड से हम लोग इसको करते हैं। एक हमारा मेथड है ज्योमेट्रिकल मेथड, एक मेथड है ज्योमेट्रिकल मेथड। इसको हम लोग लॉ ऑफ वेक्टर ट्रायंगल भी कहते हैं, लॉ ऑफ वेक्टर ट्रायंगल, लॉ ऑफ वेक्टर ट्रायंगल, या इसको ट्रायंगुलर लॉ भी कहा जाता है। दूसरा है हमारा है पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। एक ही बात है, दोनों को अगर आप देखोगे तो दोनों आपको एक ही तरह से ही दिखेंगे, फंडामेंटली दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका दोनों के अलग अलग है और कुछ नहीं। रूल थोड़ा सा अलग तरीके से बताए जाते हैं और कुछ नहीं। तो पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड देखेंगे, इसके रूल्स पढ़ेंगे कैसे होते हैं, फिर पैरेललोग्राम को बता देंगे क्या होता है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट अस सपोज कि हमें कोई एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए, और ये दूसरा वेक्टर हमें गिवन है बी वेक्टर। अब ज्योमेट्रिकल मेथड के हिसाब से अगर हम इस ज्योमेट्रिकल मेथड की बात करें, जिसको हम लोग लॉ ऑफ वेक्टर ट्रायंगुलर कह रहे हैं या ट्रायंगुलर लॉ कह रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग, ट्रायंगुलर लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस बी। हमें दो वेक्टर को ऐड करना है, एक वेक्टर ए दिया, एक वेक्टर बी दिया। तो रूल क्या है, रूल देखिए क्या, ए के हेड को, ए के हेड के आगे बी की टेल को हम कोइंसाइड कर दें। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे वेक्टर ए ड्रॉ कर दें। ये देखिए वेक्टर ए हमने ड्रॉ किया, ए के हेड के आगे ये जो बी वेक्टर है इसकी टेल को लगा दें। अब बी एज इट इज हम लेके आएंगे यहाँ पर और ऐसे जोड़ दिया जाएगा इसको बी को इधर। तो ये वेक्टर कितना हो गया, बी वेक्टर हो गया। तो बी की टेल को हमने ए के हेड के साथ जोड़ दिया, एक की टेल दूसरे का हेड ऐसे जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर ये बी की टेल को हमने ए के हेड के साथ जोड़ दिया। अब हमारे पास बचा क्या, एक ये बचा हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, ए की टेल बची यहाँ पर ए की, और बी का हेड बचा। इस पॉइंट को अगर हम डायरेक्टली यहाँ से ज्वाइन कर दें, इसको अगर हम यहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर दें, इसको अगर हम यहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर दें, ये, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है। यही रूल है, इसी रूल को हम लॉ ऑफ वेक्टर ट्रायंगल कहते हैं कि कोई भी एक वेक्टर आप ले लीजिए, उसके हेड के आगे अगले वाले की टेल को जोड़ दीजिए। वेक्टर का ओरिएंटेशन हम चेंज नहीं करते, वेक्टर बी अगर ऐसे रखा है तो वेक्टर बी फिर हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसके ओरिएंटेशन को हम चेंज नहीं कर रहे, केवल इसको लेके सिंपली इधर की तरफ लगा दे रहे एक है। तो बस बी को हमने क्या करा, ए के हेड के आगे लगा दिया, बी की टेल को ए के हेड के आगे लगा दिया। तो ये डायरेक्टली अगर इस लाइन को ज्वाइन कर दें तो रिजल्टेंट वेक्टर आर हो जाएगा। आर वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आर को क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर। देखिए इसमें ये हमने यहाँ पर लिखा भी है एडिशन ऑफ वेक्टर में। तो ये वेक्टर ए हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर, देखिए ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर। आर को हमने लिखा वेक्टर ए प्लस बी, ए प्लस बी। याद रखिए कोई भी क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल्स में भी हम लोग ने पढ़ा था कि दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर सेम है तभी उनको हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और वेलोसिटी की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या इनको ए प्लस बी किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, किसी भी फोर्स में एक्सेलरेशन को ऐड नहीं कर सकते। अगर आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर 2 न्यूटन का फोर्स है और 4 न्यूटन का फोर्स आपने सेम डायरेक्शन में लगा दिया तो 6 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन 2 न्यूटन का फोर्स है और स्पीड किसी ब्लॉक की किसी मोमेंट पर 6 मीटर पर सेकेंड है, तो इनका आपस में जोड़ना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। वो इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। तो इस लाइन का जो मतलब लिखा हो वो यही मतलब है कि एडिशन तभी कर सकते हैं जब दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी की हो। अगर ए फोर्स है, बी फोर्स है, तो ये फोर्स हो जाएगा। अगर ए एक्सेलरेशन लिखा है, बी एक्सेलरेशन लिखा है, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर ए मोमेंटम है, बी भी मोमेंटम है, तो आर भी मोमेंटम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ए फोर्स लिख दीजिए, बी मोमेंटम लिख दीजिए, तो ये हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, इस तरह से पॉसिबल नहीं है।
तो ये सेम फिजिकल क्वांटिटी का बस यहाँ पर इतना सिग्निफिकेंस है जो हमने आपको बताया कि इसका क्या मतलब। अब देखिए इसको हम लोग को सॉल्व करना है और इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। अब ये आर तो हमारे पास आ गया आर्बिट्री। अब इस आर की जो लेंथ है यहाँ से लेके इसकी अगर ये लेंथ अगर हम मेजर कर लें, ये वाली जो लेंथ है अगर ये हम मेजर कर लें, ये जो लेंथ है ये लेंथ अगर हम मेजर कर लें तो ये लेंथ है वेक्टर की, जो वेक्टर की लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है और ये खुद एक एरो का साइन है जो कि एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट ही कर रहा है ऑलरेडी। इसकी जो लेंथ है वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी और इसका अगर आप एंगल देखें, यहाँ से अगर हम एंगल अल्फा लिख दें तो ये अल्फा हो जाएगा ए के साथ, और यहाँ से एंगल लिख दें बीटा तो बी के साथ। तो रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल अल्फा और बीटा बी के साथ एंगल आ गया। तो हम लोग को एक फॉर्मूला डिराइव करना है ताकि हम फॉर्मूले का यूज करके हम लोग फाइंड कर सकें कि एक्चुअली में आर कितना है, आर का मैग्नीट्यूड कितना है और जो इसका डायरेक्शन किसी एक के साथ कितना। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और इसका एंगल भी निकालना है। तो उसको हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वेक्टर हम लोग ने ड्रॉ करा हुआ है ऑलरेडी, कुछ कंस्ट्रक्शंस करते हैं तो हमें इसका डेरिवेशन करना है। तो ये है डेरिवेशन, क्या देखिए जो अभी हम लोग ने लिखा था वही है। तो देखिए एक वेक्टर ए हमने ये ड्रॉ किया, देखिए ये वेक्टर ए हमने ये ड्रॉ किया यहाँ पर, ये वेक्टर ए ड्रॉ किया, देखिए ए वेक्टर ड्रॉ किया, फिर हमने ये बी वेक्टर इसके आगे लगा दिया जैसे रूल बताया था आपको, ए के हेड के आगे बी की टेल को कनेक्ट कर दिया। फिर ये हमारे पास इनिशियल से लेके फाइनल तक ये बचा, तो ये हमने रिजल्टेंट आर बना दिया। तो ये तो ट्राइंगल बन गया हमारे पास, पूरा पूरा ये ट्राइंगल बना दिया हमने। इस ट्राइंगल को बनाने के बाद तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गया। फिर हमने क्या करा, इस ट्राइंगल के बाद क्या करा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस पॉइंट से हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इस लाइन को क्या कर दिया, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। थोड़ा सा हमने इसको अपने हिसाब से अरेंज करने के लिए कंस्ट्रक्शन किया। आप लोग ज्योमेट्री में पढ़ते भी हो कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और यहाँ से हमने इस ए वाले वेक्टर को डॉटेड लाइन से आगे एक्सटेंड कर दिया। अब आप बताना, हम लोग ने ये पढ़ा है कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम लोग ने पढ़ा है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आप बताना कि अगर ये बी वेक्टर है और ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाता था, बी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाता था, बी साइन थीटा। तो ये कितना है, बी साइन थीटा, ये बी कॉस थीटा। ये हमारे पास बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये तो साइन थीटा की वैल्यू अगर आप लिखते हैं यहाँ से तो वैल्यू आ जाती है यहाँ से, ये बी साइन थीटा हो गया, ये बी कॉस थीटा हो गया। तो हमने यहाँ पर भी देखी यही करा, ये बी वेक्टर है, ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये कितना हो गया, बी कॉस थीटा, ये कितना हो गया, बी साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर वाली लाइन हमारे पास कितनी हो गई, बी साइन थीटा, और ये कितना आ गया यहाँ से, बी कॉस थीटा। इसी तरह से तो ये हमारे पास आ गया बी साइन थीटा और ये बी कॉस थीटा। इसको हम लोग ने यहाँ पर इतना लिखा। अब हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा लेबलिंग कर लेते हैं। इसको हम लोग लिख लेते हैं ए, इस पॉइंट को लिख लेते हैं बी, इस पॉइंट को लिख लेते हैं सी, और इस पॉइंट को लिख लेते हैं डी। अब क्योंकि ये हमने बी सी इस लाइन पे परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है। तो अगर आप देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ए बी सी, ये एक हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, बी सी, बी सी का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है, ए से सी तक का, तो लिखेंगे ए से सी का होल स्क्वायर। ये लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने लगा दिया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर कितना है, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब आप देखिए इस पूरे ए सी को हम लोग ए डी प्लस डी सी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग बी सी का होल स्क्वायर जैसे लिखा था वो लिख दिया, प्लस यहाँ पर हम लोग इसको तोड़ के लिख देंगे, ए सी को ए डी प्लस डी सी लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए डी प्लस डी सी इस पूरे का स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास ए बी का होल स्क्वायर। अब आप बताइए इस ए बी की वैल्यू कितनी है, आर के बराबर। याद रखिए मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन से मतलब नहीं। ए बी की लेंथ कितनी है, आर, आर लिख दीजिए, ये वैल्यू आ गई आर स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा, ये अभी हम लोगों ने निकाला, बी
साइन थीटा और इस पूरे का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब आप देखिए ए डी केवल ए वेक्टर था, उसकी लेंथ ए है तो ए लिख दीजिए यहाँ पर ए। और ये डीसी की वैल्यू कितनी है, केवल इतना हिस्सा डीसी है हमारे पास, ये वैल्यू कितनी है बी कॉस थीटा, तो इसको हम लोग लिख देंगे बी कॉस थीटा इस पूरे का स्क्वायर। इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो अब जब सॉल्व करेंगे आप इसे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हम लोग देखिए लिखेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, तो थोड़ा हम लोग पर शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व कर सकते हैं आराम से हम लोग। तो आप देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 2ab कॉस थीटा। तो आप देखिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास आर स्क्वायर, इसमें आप बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो ये टर्म और ये टर्म एक साथ अगर हम लोग लिख लें तो ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, ये आइडेंटिटी तो पता है। तो इस पूरी क्वांटिटी को हम लोग क्या लिख देंगे 1, तो ये वैल्यू आ गई आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो हमारे पास रिजल्टेंट आ गया, इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आ गया। तो ये हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। ये किसके लिए हम लोग ने अभी सॉल्व किया, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड, ये किसके लिए है, केवल मैग्नीट्यूड के लिए हम, तो ये हमारे पास आ रहा है फॉर मैग्नीट्यूड। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा आ रहा था उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड, याद रखिए वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने क्या करा, आर स्क्वायर जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो दो अलग अलग वेक्टर हमें दिए थे, इंडिविजुअल वेक्टर ए और बी दिए थे, उनके मैग्नीट्यूड लिखे प्लस उनका मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल। ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ऑलरेडी आप जानते हैं पहले से, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बाकी वीडियोस में, ठीक है। तो अगर हमें एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पता है और ए और बी के मैग्नीट्यूड्स पता है तो उनका जो आंसर आएगा, जो ऐड करने पर जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड हम लोग बता सकते हैं। तो जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पर डिपेंड करता है, वेयर द थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, बिटवीन द वेक्टर्स। तो देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बहुत अच्छे से बताया था, इसीलिए ताकि आपको पता हो, अगर इसमें जरा सा भी कंफ्यूजन है तो इस फॉर्मूले का यूज करने में हम लोग को दिक्कत आती है। तो वी शुड बी वेरी मच क्लियर कि व्हाट शुड इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर, तो हमें ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होता है, तभी हम फाइंड कर सकते हैं। और ए और बी उसके मैग्नीट्यूड दिए हैं। तो ये तो बात केवल अभी हो गई हमारे पास किसकी, मैग्नीट्यूड की बात हो गई। अब हम लोग इसके डायरेक्शन के बारे में भी देख लेते हैं। तो फिर से हम लोग को थोड़ा इसमें पीछे जाना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर हम लोग ने क्या लिखा था, ये लिखा हुआ है। अब आप बताइए यहाँ पर ये कितना है, ये वेक्टर ए था, ये आर है, तो सपोज करो इसके साथ इसका एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसके साथ इसका कोई एंगल लिख लेते हैं, कितना, अल्फा। ये एंगल लिख लेते हैं हम लोग कितना, अल्फा। रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल कितना लिख लेते हैं, अल्फा। ए का ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है हमारे पास, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ए का ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है, इसके साथ एंगल कितना लिख लेते हैं, अल्फा लिख लेते हैं। तो ए का हम लोग ने क्या करना है, एंगल लिख लेना है वेक्टर के साथ, आर वेक्टर के साथ, रिजल्टेंट वेक्टर के साथ कितना लिखा है, अल्फा। फिर से हम लोग यही ट्रायंगल यूज करेंगे। ये अल्फा जो है डायरेक्शन, यानी ए के रिस्पेक्ट में अगर ए ये दिया हुआ है तो रिजल्टेंट जो है वो ए से आप अल्फा घूम जाइए और आर के अलॉन्ग मूव कर जाइए, यानी आर का जो मैग्नीट्यूड दिया उसके अलॉन्ग मूव करें अगर हम,
तो हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है इसका, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और जो रिजल्टेंट है हमारा वो इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो अभी तो ये बात हो गई मैग्नीट्यूड। अब हमें वेक्टर के केस में तो डायरेक्शन भी आता है, तो अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन। तो हम लोग देखते हैं कि इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये फिर वही डायग्राम पर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, और फिर हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं वेक्टर, ये ए लिख लिया हम लोग ने, इसको हम लोग ने बी लिख लिया, इसको सी लिख लिया और इसको डी लिख लिया, ये करा हम लोग ने। और ये सपोज करते हैं कि ये एंगल कितना है, अल्फा। रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल कितना है, अल्फा। ये अल्फा ही डायरेक्शन है, ये अल्फा ही डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये अल्फा ही हमारा क्या है, डायरेक्शन। अगर हम लोग यही से फिर से ट्राइंगल कंसिडर कर लें, ट्राइंगल ए बी सी, जो कि हमारा कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप बताइए अगर हम टेन अल्फा लिखें तो टेन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, बी सी, अपॉन बेस, बेस कितना है, ए सी। तो अब टेन अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, टेन अल्फा की वैल्यू आ गई, बी सी कितना लिखा था, बी साइन थीटा, तो ये बी साइन थीटा लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय ए सी। इस पूरे ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ए लिखेंगे और इसको बी कॉस थीटा, तो ये ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास इसका दिस इज ओनली फॉर डायरेक्शन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ गया हमारे पास डायरेक्शन, दिस इज फॉर डायरेक्शन। तो जो वेक्टर रिजल्टेंट आर वेक्टर है, ये जो आर वेक्टर है इसका डायरेक्शन कितना आ गया, टेन अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। लेकिन ये अल्फा आ किसके रिस्पेक्ट में था, याद रखिए ये फॉर्मूला थोड़ा कंफ्यूजिंग है, स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं। ये जो आपने अल्फा लिखा है वो हमेशा किसके साथ आ रहा है, ए के साथ आ रहा है। जिसके साथ ये ट्रिग्नोमेट्री याद करने के लिए हमने ऐसे याद रखा कि जिसके साथ ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लिखा, जिसके साथ साइन और कॉस नहीं लिखा है, उसके साथ ये एंगल अल्फा बना। सपोज करिए आपको इस बी के साथ पूछा जाता, मान लीजिए यहां से आपसे पूछ लेते रिजल्टेंट का एंगल बी के साथ कितना है, तो फिर क्या करते, हम जहां पर ए लिखे हैं वहां बी लिख देते, तो यहाँ पर आ जाता ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। तो अगर हम आपसे कह दें यहाँ पर कि टेन बीटा लिखते हैं, मान लें सपोज करिए, तो हमें लिखना पड़ेगा ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। आपको अलग से कोई ड्रॉ नहीं करना है, इसी को हम लोग जनरलाइज करके भी कर। अब यहाँ पे जो बीटा एंगल लिखा है वो किसके साथ होगा, बी के साथ होगा, तो ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, बीटा, ये एंगल बीटा हो जाएगा। फिलहाल हमें इतना ध्यान से बस समझने की जरूरत है, ये जो अल्फा एंगल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो अल्फा एंगल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये हमेशा एंगल हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में बना हुआ है, ये एंगल हमें ए के रिस्पेक्ट में बना, दिस एंगल इज विद रिस्पेक्ट टू, ये एंगल हमें जो दिया हुआ है किसके रिस्पेक्ट में गिवन है, ए। ये एंगल अल्फा जो है वो किसके रिस्पेक्ट में है, ए के रिस्पेक्ट में। बस इतना ध्यान रखना है हमें कि ये अल्फा की वैल्यू ए के साथ बन रही है और यहाँ पे बीटा की वैल्यू बी के साथ रखी है। जो भी यहाँ पे लिखा है जिसका ट्रिग्नोमेट्री उसी के साथ ये रिलेशन एस्टैब्लिश होता है।
तो ये प्योर डायरेक्शन आ गया। एक वेक्टर था जिसके हमने डायरेक्शन को अलग कर दिया, वो ये डायरेक्शन आ गया। और इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ रही थी आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, ये वैल्यू। तो आर स्क्वायर, तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो मैग्नीट्यूड भी हमें पता लग गया और डायरेक्शन भी पता लग गया। हमें मैग्नीट्यूड पता लग गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया इसका, और ये हमारे पास डायरेक्शन। तो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग करते हैं, यही इसमें फॉर्मूले जनरली आते हैं। अब इसका थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग कि इसका क्या मतलब है। तो पहले हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हम लोग ने फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया। अब इसका कुछ हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब है, ताकि हमें थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, तो इसमें हम लोग ले लेते हैं, पहला केस ले लेते हैं, केस वन यानी थीटा की वैल्यू अगर हम 0 लिख लें, 0 डिग्री है, तो वेक्टर्स हमारे कैसे हो गए, पैरेलल वेक्टर्स हो गए। दो वेक्टर अगर पैरेलल है, दो वेक्टर अगर हमारे पास क्या है, पैरेलल, तो कॉस 0 कितना हो जाता है, कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और ये कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है। कॉस की मिनिमम वैल्यू और साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1 और साइन की भी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। यानी ये मैक्सिमम वैल्यू है कॉस की। अब आप बताइए, ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा हुआ है, ए और बी को तो हम चेंज नहीं कर सकते, जो ए और बी की लेंथ गिवन है वो ऑलरेडी उतनी है, लेकिन उनको अरेंज करा जा सकता है किसी भी तरह। तो बताइए, ये जो वैल्यू है cos 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो आर की वैल्यू इस केस में कितनी आ जाएगी, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, ये लिखेंगे आप। तो ये वैल्यू आ गई आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 की वैल्यू पर ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई आर स्क्वायर। तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू आ गई a प्लस बी। अब क्योंकि ये इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर ये वैल्यू मैक्सिमम है तो r भी मैक्सिमम हो जाएगा, और ये r की कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम वैल्यू r की कब आएगी, जब a प्लस बी होगा, यानी वेक्टर्स आपस में कैसे होंगे, पैरेलल। अब देखिए, इसके ऊपर हमने एरो नहीं लगाया, सिर्फ ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट हमेशा मैक्सिमम होगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर एक ब्लॉक बना लें मास m का, इसके ऊपर आपने एक फोर्स लगा दिया F1 और इसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया F2, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा वो F इक्वल टू F1 प्लस F2 आ जाएगा। सेम डायरेक्शन है तो सिंपली आपको मैग्नीट्यूड क्या कर देना है, ऐड कर देना है। मान लेते हैं, चलिए ये 2 न्यूटन का है और ये कुछ 3 न्यूटन का है, ये 2 न्यूटन है, 3 न्यूटन है, तो टोटल वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, 5 न्यूटन। 2 और 3 न्यूटन को आप किसी भी तरह से अरेंज कर लीजिए, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इतनी आएगी, आर इक्वल टू ए प्लस बी। तो रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम तभी होगा जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, और वाइसा वर्सा, अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाएगा। नेक्स्ट केस इसको हम लोग देखते हैं, केस टू देख लेते हैं। केस टू क्या है, इफ थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, यानी कि वेक्टर्स कैसे हमारे यहाँ पर, परपेंडिकुलर वेक्टर। कैसे वेक्टर है, परपेंडिकुलर वेक्टर। एक वेक्टर हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कितना लिख दें यहाँ पे, cos 90। तो 90 कितना होता है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू आती है 0। cos 90 कितना होता है, 0। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये वाला टर्म कितना हो गया, 0। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, √ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट है। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, √ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपली यहाँ से हम लोग उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। आगे इसके जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप देखोगे कि इसी का यूज कर करके हम लोग प्रॉब्लम्स को काफी सॉल्व कर लेते। तो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। इस केस में अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो अगर ये वेक्टर आप कह रहे हो ए ये है और वेक्टर बी ये है हमारे पास, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये आ जाएगा हमारे पास, आर इक्वल टू √ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग फाइंड कर लेते हैं।
केस 3 देख लेते हैं, थर्ड केस हम लोग देखते हैं इसका, केस 3। इफ थीटा इज 180 डिग्री, थीटा अगर 180 है, इसका मतलब है ये कैसे वेक्टर्स हैं हमारे, एंटी पैरेलल। हम लोग इसको एंटी पैरेलल भी कहते हैं, अपोजिट भी वेक्टर कहते हैं, अपोजिट वेक्टर भी कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर भी कहते हैं। तो cos 180 कितना होता है, cos 180 की वैल्यू होती है -1, जो कि मिनिमम वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। तो अगर अब यहाँ पर हम लगाएं तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab cos 180 -1 रख दिए वैल्यू, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप देखिए इधर भी स्क्वायर लिखा है, अब आप जब रूट इधर शिफ्ट करेंगे तो a माइनस बी है, इनमें कौन सी वैल्यू बड़ी है, a है कि b है, हमें अभी नहीं पता। तो जब आप इसको लिखेंगे तो r को लिखना पड़ेगा मॉड ऑफ a माइनस, ठीक है ना। या तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं या फिर हम लोग इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, साइन ऑफ डिफरेंस के साथ। ये साइन ऑफ डिफरेंस होता है, ये लगा सकते हैं। तो r की जो मिनिमम वैल्यू आ गई, ये अगर ये वैल्यू मिनिमम है हमारे पास, अगर ये कॉस्ट मिनिमम है तो आर भी मिनिमम हो जाएगा, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि मैक्सिमम के लिए था। तो आर मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई, मॉड ऑफ ए माइनस बी। इसका मतलब है कि जो वैल्यू बड़ी है, अगर ए वैल्यू बड़ी है तो ए माइनस बी लगा दीजिए, ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, ए प्लस बी थी। तो दो वेक्टर अगर हमें ए और बी दिए हैं तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब वो पैरेलल कनेक्ट होंगे, और उनकी मिनिमम वैल्यू तब होगी जब वो अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड होंगे। इसके बीच की सारी वैल्यूज हमारे लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम कंक्लूड करें तो आर की जो वैल्यू है वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा क्या होगी, कम होगी, और आर की जो मिनिमम वैल्यू है उससे हमेशा ज़्यादा होगी। इक्वालिटी भी होल्ड करती है। आर की मिनिमम वैल्यू कब है, जब ए माइनस बी है, मैक्सिमम वैल्यू कब है, जब ए प्लस बी है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मॉड ऑफ ए माइनस बी विल बी लेस देन और इक्वल टू आर ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू हमेशा इनके बीच में लाई करेगी। ए प्लस बी से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती रिजल्टेंट की कभी भी, और ए माइनस बी से कभी भी वैल्यू कम नहीं हो सकती। इनके बीच में ही वैल्यू हमेशा लाई करेगी। सपोज जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको बताएं, सपोज कोई एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको बताएं कि अगर हम आपसे कहें कोई वेक्टर ए हमारे पास गिवन है 5 न्यूटन और वेक्टर बी हमारे पास गिवन है कुछ 3 न्यूटन, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है आर मैक्सिमम कितनी हो सकती है 8 न्यूटन। यही तो अभी हम लोग ने पढ़ा, इनको ऐड कर देंगे। और आर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इनको माइनस कर देंगे तो 2 न्यूटन। यानी जो इनको आप ऐड करेंगे तो जितनी भी वैल्यूज हैं वो 2 से लेके 8 तक हमें सारी वैल्यूज पॉसिबल है। लेकिन आप इनको किसी भी तरह से ऐड कर दीजिए, कोई भी ओरिएंटेशन कर दीजिए, इनकी वैल्यू कभी भी 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इनका रिजल्टेंट कभी भी 8 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, और इनका रिजल्टेंट कभी भी 2 से कम पॉसिबल नहीं है। लेकिन 2 और 8 के बीच में सभी रिजल्टेंट पॉसिबल है, अलग अलग एंगल पर अलग अलग रिजल्टेंट आते चले जाएंगे। तो अगर हम आपसे कहें कि ये दो वेक्टर हैं और इनका रिजल्टेंट हम आपसे कह दें कि 1 न्यूटन है, एंगल बता दो कितना होगा इनके बीच में, तो भैया एंगल होगा ही नहीं, क्योंकि इनका मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 2, आपने लिख दिया 1 न्यूटन रिजल्टेंट, तो ये रिजल्टेंट पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह से हम आपसे कह दें कि इनका रिजल्टेंट 8.5 बता दीजिए, तो भैया जब इनका मैक्सिमम ही 8 है तो 8 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, तो ये वैल्यू भी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हम आपसे कह दें आर की वैल्यू 4 बता दीजिए, कब होगी, तो देखिए 4 पॉसिबल है, 2 और 8 के बीच में 4 आता है, तो 4 पॉसिबल है। किसी पर्टिकुलर एंगल पर फिजिकली पॉसिबल है, ये ऐसा नहीं हो सकता। किसी पर्टिकुलर आर की वैल्यू आप 4 रख दीजिए फॉर्मूले में, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b कॉस थीटा में, तो आपको एक पर्टिकुलर थीटा मिल जाएगा कि ए और बी को हम कैसे अरेंज करें कि हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाए, आर की वैल्यू कितनी आ जाए, 4 आ जाए।
लेकिन जबकि इन दोनों केसेस में कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये रिजल्टेंट इस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। तो ये इस तरह से समझ में आता है हम लोग को कि किसका इसका यूज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ।